हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री। आज हमारा है 9th चैप्टर नए साम्राज्य और राज। हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पूरा। आप एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। और मैं आपको ये पूरा कंप्लीट कराती हूँ। तो शुरू करती क्या बताती है प्रशस्तियाँ। देखो, प्रशस्तियाँ एक बच्चे से शुरू किया जाता है। दरअसल अरविंद कोई बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता है। तो गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। मतलब कि नाटक हो रहा था, रोल प्ले वगैरह होता है ना। देखो, सीडीपी वगैरह में आप पढ़ोगे हिंदी में रोल प्ले होता है, तो वो किसकी मतलब कि रोल प्ले कर रहा था, समुद्रगुप्त का कर रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। ठीक है। इनकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेर द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्तियाँ हैं किसने उसकी मतलब कि, या फिर प्रयाग प्रशस्ति जिसको हम बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, उसकी रचना किसने की थी? तो हरिशेर ने। किसके बारे में की थी? समुद्रगुप्त के बारे में की थी। यह एक विषय किस्म का अभिलेख है जिसमें प्रशस्ति कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। मतलब प्रशस्ति का अर्थ क्या है? प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। देखो, प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे मैंने चैप्टर 8 में हम लोगों ने पढ़ा ना, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में, जो सातवाहन वंश का था, उसके बारे में। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। कब बढ़ा? गुप्त काल में। जैसे समुद्रगुप्त लोग आए तब। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के बारे में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए, वहां से ऐसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया। देखो, यहाँ सब जो वो रचना की थी हरिसेन, उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में बताया कि मतलब वो कितने बड़े योद्धा हैं, युद्ध को जीतने वाले राजा थे, विद्वान थे और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भी किया है। बीड़ा बजाते हुए किसका सिंबल मिला है? यही समुद्रगुप्त का ही ना। पूछते हैं क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। और उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई ईश्वर के समान है, ये मतलब ये तक बता दिया। ठीक है। गौर देखो, ये चित्र देखो, गौर से देखो, आप पाओगे कि क्षेत्र को हरे रंग से रखा गया है। तुम्हें देखो, पूर्वी तट के साथ साथ एक क्रम लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह के कुछ बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। ये इस चित्र की बात हो रही है। ठीक है, ये इस चित्र की बात कर रहे हैं। हम इसको देखते हैं। यह मानचित्र क्या था? यह मानचित्र आधारित पे था। हरिशेर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। देखो, इनके बारे में हम देख लेते हैं ना एक बारी। मानचित्र देखो, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त का था। मतलब कि जो हरे रंग का क्षेत्र था वो आर्यावर्त का, उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्यों को साम्राज्य में मिला लिया था। हरे रंग देखो, ये कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, हरे रंग वाला आप देख लो ना। तो इसको किसने मिलाया था? समुद्रगुप्त ने। 9 शासकों को हराया था। और आपसे ये पूछता है समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। उसके बाद क्या करता है? दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। उसके बदले ऐसा थोड़ी नहीं कि फ्री में दे दिया, टैक्स वगैरह तो ले ही रहे होंगे। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से किया गया। जो मतलब पड़ोसी देश ने, जैसे मान लो इंडिया का ये हो गया भाई मैप, उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह हो गए, तो वो बैगनी। नेपाल देखो, असम तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। गढ़ या संघ आपको याद है ना? ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थिति हुआ करती थी। बाहरी इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से दर्शाए गए संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। आपसे पूछ लेगा, सब जस्ट उल्टा घुमा के दे देगा। ये वाला दक्षिणापथ के शासक का दे देगा कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की थी, और इसमें कुछ और दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए यार। देखो, वंशावलियाँ क्या होती हैं? देखो, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। मतलब कि उनके दादा कैसे थे, परदादा कैसे थे, इन सब के बारे में। समुद्रगुप्त के पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी थी। उनकी समुद्रगुप्त की माता क्या नाम था? कुमार देवी। लिच्छुएगढ़ की थी। ये कहाँ की थी? लिच्छुएगढ़ की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त। ये गुप्त वंश के पहले शासक के पिता थे। और इनकी माता क्या थी? कुमार देवी। ये लिच्छवी के गढ़ वंश की थी, जिन्होंने महाराजा धीराज
जैसी बड़ी उपाधियां धारण की थी। बाद में समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज वाली। उनके दादा और परदादा महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। मतलब जैसे अब हम लोग देखो यार, हम लोग जैसे मान लो हमारे पापा टीचर हैं, हम भी ऐसे टीचर बनिए, कुछ और बड़ा करें, तो ये हो जाएगा ना कि वंशावली है कि ये टीचर बनते जा रहे हैं। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से किसने किया था? राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा गया, और ऐसा कहा जाता था उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। कौन? चंद्रगुप्त के पिताजी, पापा उनके। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी, उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता था। उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान अंतिम शासक को परास्त किया, मतलब कि हरा दिया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार में जो है विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में हमें चैप्टर 8 में मतलब पता चलेगा। हर्षवर्धन और हर्षचरित, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। हर्षवर्धन की हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में हमें अभिलेख मिलते हैं तथा सिक्कों से पता चलता है ना, उसी तरह अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से हमें पता चलता है। जैसे ही एक राजा कौन थे? हर्षवर्धन। ऐसे ही एक राजा कौन थे? हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। कब? 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी, ठीक है। और हर्षवर्धन ने कब किया था? याद रखिएगा, 1400 साल पहले। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे, उनकी संस्कृत में रचना की थी हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन के वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का, मतलब कि उनके पापा उपा से लेके बच्चे जब थे वो उसके पूरे मतलब कि राजा बनने तक का पूरा वो है। चीनी यात्री श्वेनसोंग, जिनके बारे में तुमने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा, हमने आपको बताया काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में थे। इनको वैनसोंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। श्वेनसोंग लिखा है एनसीईआरटी में, वैनसोंग भी कहते हैं। उन्होंने वहां जाके देखा मतलब बहुत कुछ देखा और वहाँ पे विस्तृत विवरण भी किया, जितना कुछ देखा। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्ष जो थे ना, वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, और अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद वो थानेश्वर के राजा बने। कहाँ पे? जब उनके पापा और उनके भाई की डेथ हो गई, उनके बड़े भाई की, तब वो थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज, उनके बहनोई मतलब कि उनके बहन के जो हस्बैंड थे वो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। देखो, जब उनके बहन के पति को मार दिया था ना, तो क्या किया, वो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वो क्या किए, वहाँ पे गए, बंगाल के शासक को खूब पीटा एकदम धड़ाधड़, और उसके बाद क्या किया, कन्नौज पे अपना मतलब कि अधीन कर लिया अपने। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, मतलब कि उन्होंने मगध को भी जीता था, ठीक है। जितनी सफलता उन्हें अन्य जगहों पर नहीं मिली, मतलब कि उन्हें अन्य जगहों पे नहीं मिली, यहाँ पे मिल चुकी थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करने की और आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। मतलब मान लो ये नर्मदा नदी है ना, एमपी की, जब ये बाहर मतलब इसको क्या कर रहे हैं, साउथ की तरफ जाने की कोशिश किए, जब साउथ की तरफ जाने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें क्या किया, रोक लिया था। ये बात याद रखिएगा। पल्लव, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, उनकी राजधानी कांचीपुरम थी, और उसके आसपास के क्षेत्र जो थे कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, इनके बीच में किसका था? चालुक्यों की थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। क्या थी? ऐहोल थी, ठीक है। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यह क्या था? एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे, मतलब लड़ते भिड़ते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था और समृद्ध थे। देखो, राजधानी को इसलिए निशाना बनाया जाता था क्योंकि समृद्ध। देखो, हम लोग का लखनऊ क्यों है कैपिटल? क्योंकि अगर हम कंपेयर करें हमारे इलाहाबाद से, भाई हमारा इलाहाबाद बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इसलिए कैपिटल है। जो समृद्ध होगा उसी को कैपिटल बनाया जाएगा ना, ऐसा थोड़ी बना दिया जाएगा। इस तरह से पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। देखो, पुलकेशिन द्वितीय जो थे ना, वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हम उनके दरबारी कवि रविकृति के द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। उनके दरबारी कवि का क्या नाम है? रविकृति, और उन्होंने प्रशस्ति लिखा था किसके बारे में? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। इनमें उनके पूर्वजों, खासतौर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। उनको किससे मिला था? यह राज्य उनके चाचा जी से मिला था।
रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाए थे, मतलब पूर्व और पश्चिम में दोनों पे चलाया था, इस साइड ईस्ट और वेस्ट में दोनों में चलाया था, ठीक है, रविकृति के अकॉर्डिंग। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था, इन्हीं के अकॉर्डिंग पुलकेशिन द्वितीय को। हर्ष का अर्थ होता है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, मतलब वो खुश नहीं रहे। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पुलकेशिन द्वितीय जी जो थे वो पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किए थे, जो कांचीपुरम की दीवार के पीछे जाके छुपे थे। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। ये जो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के थे ना, अल्पकालीन भाई, अल्पकालीन थी, क्योंकि अब आप जब बहुत हद तक कर दोगे तो थोड़े दिन ही रहेगा ना। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए, मतलब एकदम दुर्बल होते गए, लड़ते रहोगे। जैसे भी इजराइल और हमास का देख लो, लड़ते रहें। सब छोड़ो, इजराइल और रूस और यूक्रेन का देख लो। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। देखो, पल्लव और चालुक्य जो थे, अंततः इनको किसने समाप्त किया? राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? देखो, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा, ठीक है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती थी? गांव होती। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती थी? गांव होती थी। लेकिन धीरे धीरे कई मतलब नए बदलाव हैं। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वालों को समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, मतलब जैसे राजा का बेटा राजा होगा, मंत्री का बेटा मंत्री होगा। जैसे कवि हरिशेर अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे, अब इनके पिता थे तो ये भी बन गए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम करता था, जैसे कि हरिशेर एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। जैसे मोदी जी देख लो, आप इनको देख लो, मान लो ये होम मिनिस्टर भी बन जाएं और ये सारे मिनिस्टर यही बन जाएं, इस तरह से, ठीक है। संभवतः यहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी प्रमुख बैंकर या शहर का व्यापारी, शार्टवाहक यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार अथवा कायस्थनों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली थी, मतलब कुछ हद तक ही प्रभावशाली होती थी, पर समय समय के साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। मतलब इन लोग के पास इतना गहना वहना सब चीज़ बहुत जुटा देते थे और ये स्वतंत्र राज्य को स्थापित करने लगते थे, इतना ज़्यादा होता। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, और इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को उनकी सहायता दिया करते थे। देखो, एक नए प्रकार की सेना, जैसे अब कुछ राजा जो थे अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी रखते थे, रथ रखते थे, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। ये जो सेना नायक थे, इनको नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। दी गई भूमि से ये क्या करते थे? कर वसूलते थे। क्या करते थे? दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, बदले में इनमें मतलब इनको जो भूमि दिया जाता था उसी से। और ये क्या करते थे? सेना, घोड़े की देखभाल करते थे, साथ ही वे इससे युद्ध के हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। इस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे? सामंत। एकदम लाइन याद रखिएगा, सामंत कहलाते थे। जहाँ कभी भी शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जैसे शासक दुर्बल होते थे, मतलब मान लो कोई राजा है दुर्बल होने की कोशिश किया, तो सामंत जो थे स्वतंत्र होने की कोशिश। जैसे मान लो मोदी जी जैसे ही सोचे कि हम दुर्बल हो रहे हैं, तो उनके जैसे मान लीजिए अमित शाह, वो खुद को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर लेंगे। देखिए, हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा, बाकी हमें उस सबसे तो मतलब ही नहीं है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, दक्षिण के राज्यों में सभाएं। देखिए, पल्लव के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते थे, ठीक है। ये पल्लव लोगों का था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख का काम करती थी। एक तरह से आप कह सकते हो, जैसे मान लो गाँव, अभी हम लोग के गाँव में कोई जो बहुत बड़ा, मतलब समझ लो बहुत एज वाले हैं, तो उनसे हम लोग जाते हैं ना पूछने कि जो मतलब खेती बाड़ी का, सिंचाई का कैसे होगा, क्या कैसे, तो उस और मतलब और मंदिरों की देखभाल कैसे करना है, इस तरह से करते। तो ऐसे ये भी होते थे, ठीक है। भूस्वामी का संगठन था ये, जिसे सभा कहते थे। जिन इलाकों में कई भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही। ये लाइन याद रखिएगा, जिन इलाकों में भूस्वामी या ब्राह्मण नहीं थे, वहां पे कौन थे? उर नामक ग्राम सभा थे, उर नामक। और जिन इलाकों में ब्राह्मण और भूस्वामी थे, वहां पे सभा होती थी। या ये दो चीजें याद रखिएगा। नगरम व्यापारियों के संगठन का एक नाम था। नगरम क्या था? व्यापारी के संगठन का एक नाम था। अतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती थी, मतलब कि स्थानीय सभाएं जो थी कई शताब्दियों तक काम करती रहती थी।
उस ज़माने में लोग, यार प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक कर देना यार प्लीज़। और हाँ, इसके बाद तो मुझे लाइब्रेरी जाना है पढ़ने, तो आप लोग वीडियो लाइक वाइक कर दीजिएगा, कमेंट वमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने नोट्स बनाए हैं यार पूरी चैप्टर वाइज, 49 रुपीज़ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस, पूरे मैंने मतलब नोट्स, आपको समझ रहे हो, चैप्टर वाइज। आपको नोट्स रिवीजन के लिए मतलब अगर आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ एसएसटी में अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो ना तो एसएसटी में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा यार, जैसे मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन समझाती हूँ तो वो याद रखना पड़ेगा, एक नहीं बार दूसरी बार पढ़ो यार, उसके बाद नोट्स ले लो, उससे रिवीजन करो, ठीक है। अभी मैं आपको नंबर कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप मैसेज करके ले लीजिएगा नोट्स को, ठीक है। मैं भी आप लोग की तरह स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि मुझे खुद से पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, बस। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण की जीवन थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए। इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए देखा गया है, जबकि अन्य लोग में महिलाएं भी आती थी। महिलाओं की पहले भी वही हालत थी, अब आके महिलाएं जो है अपने लिए स्टैंड लेने लगी है, ठीक है। ये लोग प्राकृतिक भाषा बोलती थी, ये तो गलत बात था यार, मुझे ये बहुत खराब लगता है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम की कहानी है, ठीक है। इन दोनों की अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है तो याद रखिएगा किसने लिखा है, कालिदास जी ने। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई, मतलब कि गरीब मछुआरे के साथ जो राज कर्मचारी थी वो कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, ये चीज़ थी। चीनी यात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया और जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। फाशियन जो था वो चीनी यात्री था, वो देखा कि कैसे लोगों की दुर्गति होती थी और ऊंचे नीचे का भेदभाव होता था यहाँ पे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। इन्हें कहाँ पर रहना पड़ता था? शहरों के बाहर रहना पड़ता। वे लिखते थे अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए कि लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते थे कि आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाएं, मतलब कि छूने से बचाएं सब पर। मतलब इतना खराब था यार उस टाइम का। ये बहुत गलत बात है कि मतलब कि लोग आ रहे हैं तो वो लकड़ी पे टन टन आवाज़ बताएंगे तो लोगों को पता चल जाएगी वो लोग आ रहे हैं। भाई ऐसा क्या हो जाता है यार। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली गई राज की सेना बड़ा का सजीव मतलब चित्रण किया गया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमारा ये जो है चैप्टर समाप्त हो गया। आप वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई थी? 1700 साल पहले। हर्षवर्धन का शासन कब से शुरू था या फिर कब था? 1400 साल पहले। तो ठीक है, आप लोग सपोर्ट ज़रूर से करिएगा यार। थैंक यू।